हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने कक्षा 7वीं की आज अपन हिंदी का 7th चैप्टर हिमालय की बेटियां इसका पाठ का सार देखेंगे। इसमें लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। लेखक ने इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, अर्थात लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है। इसमें लेखक ने नदियों का बहुत ही सुंदर कि किस तरह से हिमालय को पिता की संज्ञा दी है और उससे जितनी भी नदियां निकलती है उसको बेटियों का दर्जा दिया है। नदियों के विभिन्न रूपों का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें नागार्जुन ने किया है। और मैदानी भागों, जब ये नदियां इधर से होते हुए, पहाड़ों से होते हुए जब मैदान में जाती है तो ये इतनी शांत और गंभीर दिखाई देती है कि अपन को ऐसा लगता ही नहीं है कि इसने एक विशाल रूप से निकलकर ये एक छोटे रूप में आकर समाहित हो गई है। नदियां दुबली पतली और उछलती कूदती हंसती रहती है, लेकिन इनकी बाल लीला को देखकर आश्चर्यचकित हम हो जाते हैं। लेखक सोचता है कि ये नदियां हिमालय जैसे पिता को छोड़कर कहाँ भागे जा रही हैं। आपने देखा होगा जब बेटियों की शादी करके वो अपने ससुराल जाती हैं तो किस तरह से वो अपना सारा सब मायके का भूल के और ससुराल को एक नए रूप में धारण करती है। उसी तरह से यहाँ पे हिमालय के बारे में बताया गया है कि किस तरह से कि इनका पिता हिमालय इनके लिए कितना परेशान होता होगा, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं बता पाता है। लेखक कहता है सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो जो महानदियां हैं, यह भी अन्य नदियों की भांति ही हिमालय की बेटियां हैं और यह अपने आप में कुछ नहीं बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर महान नदी का रूप धारण किए हुए हैं। फिर ये महानदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। लेखक कहता है कि सिर्फ मैदानों की नदियों को देखने वाले लोग यह समझ ही नहीं सकते हैं कि यह नदियां हिमालय की गोद में कैसे खेलती होंगी। लेखक को नदियों का यह रूप बहुत ही लुभावना लगता है। जब पहली बार लेखक वहां जाता है तो वह दृश्य देखता है तो वह अचंभित हो जाता है ये दृश्य को देखकर, और वह बिना किसी झिझक के समुद्र को दामाद और हिमालय को ससुर बना देता है। लेखक कहता है कि महाकवि कालिदास से लेकर विभिन्न कवियों ने इन नदियों को विभिन्न नाम दिए हैं। किसी ने इन्हें माता कहा है तो किसी ने प्रेयसी, किसी ने बेटी और किसी ने बहन की संज्ञा दी है। एक दिन लेखक के मन में भी इनको बहन कहने की भावना हुई। जब वह उदास मन से सतलज नदी की धारा पर पैर डालकर बैठता है तो उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वह गुनगुनाने लगता है। और क्या कहता है? सतलज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारी लीला देखकर मैं अचरज में हूँ। तुम बेटी हो और हिमालय तुम्हारा क्या है? पिता है। वह तुम्हारे लिए चिंतित है पर कुछ नहीं बोल रहा है। यह प्रकृति रूपी नर्तकी या अभिनेत्री है के चित्रित पर्दे पर जो हिमालय की छाप है वह अनुपम है, अर्थात अनोखा है। इसमें ये पाठ का सार था। आगे हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। तो फर्स्ट है गंभीर। गंभीर मीन्स होता है गहरा या शांत। कौतूहल, जिज्ञासा, अतृप्त, संतुष्ट ना होना, झिझक, शर्म, अद्भुत, विचित्र, बंधुर, गहरी या बंधी हुई। मौन मीन्स चुपचाप, विशाल, बड़ा। नटी मीन्स नर्तकी, खुमारी, आलस्य, भावभंगी, विभिन्न स्वरूप। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? आपने देखा होगा, अभी अपन ने पढ़ा, तो नदियों को माँ का स्वरूप दिया गया है क्योंकि यहाँ पे ये तो एक पूजनीय होती है। उसके बाद हम इसको अनेक स्वरूप में देखते हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। सेकंड है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियां कैसी हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी माना गया है। कहा जाता है कि ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है और इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। नेक्स्ट है
काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो नदियां हमें सबसे पहले तो क्या है, जल प्रदान करती है। उसके बाद में ये युगों युगों से, मीन्स जब से नदियों का प्रारंभ हुआ, ये पूजनीय है और इसके साथ ही मनुष्य हेतु कल्याणकारी रही है। कैसे कल्याणकारी रही है? ये हमें स्वच्छ पानी प्रदान करती है जिसको हम यूज करते हैं पीने के लिए। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधन आदि में इन्होंने पूरा सहयोग दिया है। मानव ही नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि के लिए भी जल बहुत जरूरी है। इनकी कल्याणकारी होने के पर भी नदियों को कल कारखानों से निकलने वाली विष रूपी प्रदूषित जल, गंदे रसायन पदार्थ, लोगों द्वारा दूषित किया गया जल, जैसे कपड़े धोना। आपने देखा होगा कि कई बार हम बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं, जैसे गंगा है, नर्मदा है और भी बहुत सारी नदियां हैं, वहां पे जाते हैं तो लोग बाग हमको वहां पे कपड़े धोते, अपने जानवरों को नहलाते हुए या कई तरह के कचरा फेंकते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो क्या ये सब सही है? नहीं। तो हमको ये किस लिए, तो इससे क्या होता है, जल प्रदूषित होता है और इससे क्या होता है, गंदे रसायन पदार्थ, लोगों द्वारा दूषित किया गया जल, जैसे कपड़े धोना, पशु नहलाना व अन्य कूड़ा करकट भी अपने आंचल में ही समेटना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये नदियां कल्याण ही करती है। अपार दुख सहकर भी कल्याण केवल माता ही कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? अभी अपन ने पढ़ा था पाठ में कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने जितनी भी वहां से निकल रही हैं हिमालय से नदियां, झरने, ये सब हिमालय की बर्फीली चोटियां, गगनचुंबी पर्वतें, विशाल मैदान, सागरों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये था आज के लिए 3rd चैप्टर, ये अब यहीं कंप्लीट होता है। अगला अपन 4th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक।